नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से सिलसिलेवार बातचीत की ज़रूरत है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान फ़िल्मकार के बारे में, बहुत बड़ी शख्सियत थी सिनेमा की, जिनका नाम है गुरदत्त। आज 9 जुलाई गुरदत्त का जन्मदिन होता है, आज उनकी सालगिरह है और आज हम गुरदत्त को याद कर रहे हैं, गुरदत्त के सिनेमा को याद कर रहे हैं। आज उनके सिनेमा पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहता है गुरदत्त का सिनेमा? जैसा कि हम जानते हैं गुरदत्त की कुछ फ़िल्में प्यासा, कागज के फूल, साबिबी गुलाम, चौदहवीं का चांद, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए गुरदत्त हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुके हैं। खासतौर से अगर प्यासा, कागज के फूल और साबिबी गुलाम का जिक्र किया जाए तो ये जो एक उनकी त्रयी है, यानी ये जो तीन फिल्में हैं, इनके जरिए गुरदत्त ने अपना नाम विश्व स्तरीय फिल्मकारों की सूची में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया है। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 फ़िल्मों में, सार्वकालिक 100 फ़िल्मों में दर्जा मिला है और गुरदत्त को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महान फ़िल्मकारों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो क्या कारण है कि गुरदत्त का सिनेमा जो है वो कालजयी है? आज की तारीख में भी क्या गुरदत्त के सिनेमा की क्या ख़ासियत है, जिसके लिए हम उनको याद करते हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और गुरदत्त के बारे में बात करने के लिए, गुरदत्त के सिनेमा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी। हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल पारेख, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ मैथिली राव जी भी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बारे में या भारतीय सिनेमा के बारे में कहें, लगातार विश्लेषण करती रही हैं और कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ। कमलेश जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप गुरदत्त का जो सिनेमा है, आज इतने वर्षों बाद भी जब हम बात करते हैं तो प्यासा, कागज़ के फूल और साहब बीबी गुलाम जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये 3 फ़िल्में ख़ास तौर से ऐसी निकल कर आती हैं जो कि एक समाज में एक अनैतिक स समाज है जो, या जो एक अनैतिक जीवन मूल्य है, उनके बीच में एक नैतिकता में फँसे हुए आदमी की जो व्यथा कथा है, जो उसका अकेलापन है, कहीं न कहीं उसके बारे में ज़िक्र करती हैं। क्या आप किस तरह से देखना चाहेंगे गुरदत्त के सिनेमा को? किस तरह से याद करेंगे आप, कमलेश जी? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। कमलेश जी आप, हाँ, जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। तो सन 2019 में एफटीआई ने 10 अक्टूबर को जो गुरुदत्त की पुण्यतिथि होती है, एक बड़ा इवेंट किया था और मुझे बुलाया था एज द कीनोट स्पीकर की तरह। उसके कुछ टुकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने वहाँ बोला था एफटीआई के सेमिनार में। उसके कुछ टुकड़े मैं शेयर करता हूँ, अगर इजाज़त हो अमिताभ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप हाँ। बोलें। गुरुदत्त शायद अकेला फिल्मकार है जिसके बारे में ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी फिल्म कहाँ खत्म होती है और उसकी ज़िंदगी कहाँ शुरू होती है, या उसकी ज़िंदगी कहाँ खत्म होती है और उसकी फिल्म कहाँ शुरू होती है। सन 1959 में मैं कानपुर में था जब कागज़ के फूल रिलीज़ हुई थी। मैं स्कूल से भागकर देखने गया। शो के बीच में ही जैसे खुद कागज के फूल के एक सीन में और फिल्म प्यासा के एंड में जब विजय विजय होने से इनकार कर देता है, भीड़ गुस्से में पागल होकर हॉल का फर्नीचर तोड़ने लगती है। ठीक वैसे ही उस दोपहर कानपुर के उस सिनेमा हॉल में भीड़ ने हॉल का फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दिया। ये वही भीड़, वही दुनिया है जिसके हाथ में रिमोट है मगर वो घटिया सीरियल देखती है, जिसके हाथ में वोट है और वो घटिया नेता चुनती है, और एक कागज के फूल रिलीज होती है तो हॉल का फर्नीचर तोड़ देती है। और यही भीड़, यही दुनिया जो प्यासा में जिंदा विजय को ठुकरा देती है मगर उसके मरने की खबर पर उसकी दीवानी हो जाती है। और यही भीड़, यही दुनिया है जो जिंदा गुरुदत्त की कागज के फूल को ठुकरा देती है
मगर गुरुदत्त के जाने के बाद कागज के फूल को महान फिल्म का दर्जा देती है। इसी दुनिया के लिए गुरुदत्त ने प्यासा में कहा था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और इसीलिए साहिर ने जो कभी गांधी और गालिब के लिए कहा था कि हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं, गुरुदत्त के लिए भी ये कहने का मन होता है कि हम गुरुदत्त के भी कातिल भी हैं और उनके पुजारी भी हैं। और उसमें एक जो खास बात मैंने कही थी कि जो गुरुदत्त है वो परछाइयों की सल्तनत का सुल्तान, ये मैंने उनको वो एक जुमला दिया था गुरुदत्त के लिए कि परछाइयों की सल्तनत का सुल्तान। तो चाहे आपकी फिल्म, उनकी फिल्म देखें प्यासा या कागज के फूल, जैसे परछाइयों का इस्तेमाल किया है गुरुदत्त ने, और वो बड़ी सिंबॉलिक है, क्योंकि रोशनी के आशिक तो बहुत हैं, बहुत कम लोग हैं जो अंधेरे से रोमांस करते हैं। गुरुदत्त ने एक हिम्मत की परछाइयों से रोमांस करने की। उनके जो किरदार हैं और रोशनी और परछाइयों की जो शतरंज है, उस पर उन्होंने वो खड़े कर देते हैं अपने किरदारों को, और वो कैसे आगे चलते हैं और जो कहानियां बनती है। तो परछाइयों से जो उनका इश्क था, और अगर उनके विजुअल ट्रीटमेंट भी देखे जाए, वो प्यासा हो या हो कागज के फूल, उनका चेहरा आप हमेशा लगभग ऑलमोस्ट एवरी फ्रेम वो आधा परछाइयों में ढका हुआ है, या और भी जो किरदार है उनके जो चेहरे, या जो पूरा लैंडस्केप है उसकी फिल्म का, वो पूरा लैंडस्केप परछाइयों में डूबा रहता है। तो यही मुझे लगा कि, मगर मुझे जो ताजुब ये होता था कि भाई बाजी, आर पार और ये ऐसी हल्की फुल्की CID और मिशन 55 जैसी हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म बनाने वाला आखिर परछाइयों की सल्तनत का सुल्तान कैसे बन गया, जो हल्की फुल्की फिल्मों से लेकर सीधे इतने गंभीर फिल्में जो हैं, और जो आज हम जिन फिल्मों के लिए उनको याद करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है खोज के लिए, कि एक हल्की फुल्की फिल्मों से शुरुआत करके गुरुदत्त कैसे और क्यों खास तौर से। क्योंकि उसमें एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो शायद वहीदा रहमान ने बोला था, कि ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर ही डिड, और उनको यकीन नहीं था कि यू कांट बी परफेक्ट, यू कांट एक्सपेक्ट परफेक्शन एवरी टाइम, मगर वो चाहते थे, जो कि जिंदगी में नामुमकिन है कि भाई आप किसी भी चीज में अचीव करें कि वो पूरी तरह परफेक्ट हो। और जो उनको जिंदगी में नहीं मिल सका, जो परफेक्शन, जो पूर्णता उनको जिंदगी में नहीं मिल सकी, वो उन्होंने अपनी मौत में ढूंढने की शायद उन्होंने कोशिश की होगी। तो ये जो उनकी जो खोज है, एक्सप्लोरेशन है, कि जो जिंदगी में नहीं मिल सका वो परछाइयों में ढूंढने की कोशिश, मौत की परछाइयों में भी ढूंढने की कोशिश जो थी गुरुदत्त की, ये बड़ी एक अहम बात है एक फिल्मकार के लिए। जी कमलेश जी, आपने बहुत दिलचस्प उदाहरण दिए, और ये जो परछाइयों के सल्तनत के सुल्तान वाली बात आपने कही, वाकई बहुत गुरुदत्त के संदर्भ में बहुत बढ़िया एक आपका मेटाफर है। मैथिली जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने गुरुदत्त की जो फिल्में देखी होंगी, जैसा कि कमलेश जी कह रहे थे कि भाई एक हल्की फुल्की शुरुआत करके, यानी बाजी, जाल और बाज जैसी फिल्में, और मिस्टर मिसेस 55, आर पार जैसी फिल्में, और उसके बाद क्लासिक्स सीधे प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम। ये जो एक ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन आप कैसे देखती हैं कि गुरुदत्त ने क्या, मतलब किस तरीके से जो है, एक जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसी सोसाइटी में फंसा हुआ आदमी जो कि अनैतिक समाज है, यानी जिसमें लालच है, जिसमें खुदगर्जी है, जिसमें सेल्फिशनेस है, और वहां पर एक आदमी फंसा हुआ है, और वो जो है, चाहे वो प्यासा का कैरेक्टर विजय हो, चाहे वो डायरेक्टर सुरेश हो कागज के फूल का, या जो साहब बीवी और गुलाम की जो मेन किरदार है, ये जो किरदार उन्होंने गढ़े, क्या जो कमलेश जी कह रहे हैं कि क्या वो जिंदगी कहाँ शुरू होती है और फिल्म कहाँ खत्म होती है, क्या ये वो मसला था? क्या ये चीज थी कि गुरुदत्त जो है वो हमेशा जिसको पेन हम कहते हैं या एग्नी कहते हैं,
या डार्क साइड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्या उसकी तरफ ज्यादा उनका आकर्षण था? क्या आपको ऐसा लगता है मैथिली जी? अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी अभी हाँ आ रही है, आ रही जी। So I think Gurudutt's life is a quest for, as you said, for perfection, which is unattainable जैसे। मगर आपने मिस्टर एंड मिसेस 55 देखे तो इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बट उसमें उस कैरेक्टर द कार्टूनिस्ट, उसमें भी एक टच ऑफ मेलंकली है कि अलोफनेस एंड मेलंकली इवन इन अ रोमांटिक कॉमेडी। तो शायद वो इशारा देती है वो उनकी जर्नी किस तरफ है, जिस एक ऑल आर्ट इज पर्सनल। मुझे गुरुदत्त ना ही सम्स अप कीट्स का ओड टू ए नाइटिंगेल, हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। यू नो एक लाइन आती है, जब भी मैं गुरुदत्त को सोचती हूँ मुझे ओ कीट्स की वो दो लाइनें याद आती है कि हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। डेथ इज लाइक ईजिंग फ्रॉम द एंग्स्ट ऑफ लाइफ। जो अपनी पर्सनल क्वेस्ट अपनी अंदर से झांक कर अपनी जो डिससैटिस्फैक्शन, क्वेस्ट फॉर परफेक्शन, वो सिनेमा में ट्रांसफॉर्म करना, आई थिंक इट्स द हाईएस्ट ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट। और एक चीज है कि he defines what is passion that could be, you know, very deeply tragic, क्योंकि सब सारे फिल्म्स जो अपने फीलिंग्स बोलते हैं तो सेंटिमेंटल होती है, एंड गुरुदत्त ट्रांसफॉर्म्स दैट सेंटिमेंटालिटी दैट इज देयर इन इंडियन लाइक ethos। बहुत जल्दी हंस देते हैं हम बहुत जल्दी रो लेते हैं बार बार, यू नो सेंटिमेंटालिटी इज पार्ट ऑफ द इंडियन टेक्सचर जैसा लिविंग एंड पर्सनालिटी भी। मगर द डीप इमोशनल डेप्थ जो वो पहुंच सकते हैं वो है इज दिस मास्टरी। आई मीन इसीलिए ना आई थिंक द बुक मराठी में लिखा था अरुण कोपकर ने, तीन अंकी त्रासदी जी, ट्रेजेडी। हाँ, तो उसमें तो और जो कमलेश जी ने कहा कि ही फाउंड द विजुअल, perfect visual for that Sultan of Shadows। तो उसमें तो you know you think that everybody Citizen Kane में ग्रेग टोलान का डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल इस लाइक मिसाल पे ऊपर देते हैं। विथ वीके मूर्ति ही फाउंड द परफेक्ट विजुअल आर्टिस्ट फॉर हिज दैट काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ परसेप्शन जो चाहिए था, एंड द लाइटिंग एंड द ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक इमेजरी जो उसने क्रिएट किए हैं वो फिल्म्स में। तो यू नो यू कैन ओवरलुक इवन द लाइटर थिंग, बिकॉज कोई क्रिटिक्स है जो बोलते हैं कि वो जॉनी वॉकर इज अ फेवरेट एक्टर, उसमें भी कागज के फूल में भी उसका जो यू नो वो उनके साले साहब रहते हैं इनके फ्रॉम द रिच फैमिली, और इवन प्यासा में भी उसका किरदार है जो उसको ऑलमोस्ट लाइक कॉमिक रिलीफ इन अ वेरी डीप ट्रैजिक फिल्म जैसे यूज कर सकते। मगर किसी को जो वांट है कि यूनिटी ऑफ इमोशन चाहिए, उसमें किसी मैंने पढ़ा है कि इनको ये थोड़ा खटकती है। मैं कभी भी एक चीज जो इकबाल मसूद ने कहते थे, उनके पास जो यंग मैन आके दे वांटेड टू इमिग्रेट लीव इंडिया, तो बोलते कि एक सवाल पूछते थे उनसे, तुम प्यासा देख के तो रोते हो? इफ यू क्राई ओवर प्यासा यू आर नॉट फिट टू लिव इन द वेस्ट। तो इसे so you know I can never forget what he said. He says this is what I tell young people, कि if you move beyond tears by Pyasa and Kagas Ke Phool, that kind of an experience is something that can't be replicated by other cinema. That's why he's the most iconic, the iconic film of filmmaker of Hindi cinema. जी मैथिली जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप प्यासा देखकर रोते हैं तो फिर आप वेस्ट में रहने लायक नहीं है, या एक समाज, एक खास तरह के समाज में रहने लायक नहीं है। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। प्यासा निश्चित तौर पर कालजयी फिल्म है, उसको जैसा मैंने अपनी शुरुआती प्रस्तावना में कहा था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ
सार्वकालिक 100 फिल्मों में उसको शुमार किया गया था। और निसंदेह वो जो बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी दिखाता है कि जो एक ऐसे समाज में है जहाँ के सब कुछ बहुत स्वार्थ में, लालच में, हर चीज़ में लिपटा हुआ है। और इसलिए जो कमलेश जी ने बात कही थी कि परछाइयाँ, उन्होंने गुरुदत्त ने इसलिए उसमें काले-सफ़ेद का इस्तेमाल इतना बढ़िया किया है, और इतना बढ़िया वो जो ख़ास तौर से एक शॉट है जिसमें वो बिल्कुल सलीब पर लटके हुए ईसा की तरह दोनों हाथ उनके फैले हुए हैं जब वो एक बड़े से हॉल में आते हैं, वो बहुत बहुत मशहूर शॉट है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बात कमलेश जी ने कही और जो मैथिली जी ने कही, गुरुदत्त का सिनेमा आपकी नज़र में जो है, जिसको हम मेलनकोली यानी विषाद हम कह रहे हैं हिंदी में, क्या विषाद जो है वो जीवन से उनके अंदर आया था, जीवन से उनकी फ़िल्मों में आया था, या उन्होंने उस विषाद के ज़रिए एक ऐसा महाकाव्यात्मक मतलब सिनेमा रचा, एक ऐसी रचनाएँ दी, जो कि दरअसल हमारे अपने समाज का, हमारी अपनी राजनीति का एक ऐसा आईना है, जो दरअसल चाहे वो 1950 का सिनेमा हो, चाहे वो 2020 का सिनेमा हो, लगभग एक जैसा है। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए अजय जी अपने आप को। आज के संवाद की सबसे अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के विरोध में जा ही नहीं सकते और हम लगातार समर्थन में एक दूसरे को मजबूत करते जाएंगे और उससे हो सकता है कि हम किसी एक अच्छे निष्कर्ष पर भी पहुंचे। खैर, निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी नहीं होता, संवाद जारी रहे और उसके लिए ये जरूरी है। मुझे लगता है ना, गुरुदत्त को देखते हुए, गुरुदत्त के बारे में पढ़ते हुए, गुरुदत्त के बारे में जानते हुए कि हम सभी के अंदर एक उदासी, एक खालीपन, एक आधा अधूरापन है, हम सभी के अंदर है और हम कभी व्यक्त कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के साथ जीते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों अवसाद में हैं, क्यों विषाद में हैं। और गुरुदत्त ने के जीवन में जब ये गाढ़ा हुआ, तब उन्होंने फिल्मों में उसको दिखाना भी शुरू किया और उसको पर्दे पर ले आए। ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी, जो उनकी पहले की फिल्मों में नहीं दिखी है। लेकिन जैसा कि मैथिली जी ने कहा कि इसके जो छठा है या इसके संकेत मिलने लगते हैं शुरू से ही, मिस्टर एंड मिसेस 55 या दूसरी फिल्मों में। मुझे लगता है कि जो मोह है और जो विछोह है जीवन में उनके जो आया था, एक साथ जब वे ऐसी दुविधा में फंसे होंगे जहाँ एक तरफ गीता जी हैं, दूसरी तरफ वहीदा जी हैं, ये जीवन का एक ऐसा जटिल प्रसंग था उनके जीवन का, जिसको वो अपने जीते जी नहीं सुलझा पाए और जिसका कोई सही सटीक जवाब भी नहीं था। एक किताब है जो इसमें चुगताई ने लिखी है, लगभग इन्हीं सारे किरदारों को लेकर के, अजीब आदमी। अगर आप उसको पढ़ें तो कुछ हद तक गुरुदत्त की मानसिकता में जा सकते हैं। इसमें चुगताई ने कैसे कल्पना की होगी या जानबूझ उस समय जो बातें चल रही होंगी उसको लेकर के लिखा होगा, लेकिन हम करीब-करीब गुरुदत्त को के करीब पहुंच जाते हैं वहां पर उस किताब के जरिए। यही मैं कहूँगा कि गुरुदत्त को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उन फ़िल्मों को ना छोड़ें, जो उन्होंने बहुत ही हल्की-फुल्की और मनोरंजक फ़िल्में बनाई। दूसरी तरफ गहन विषाद की फ़िल्में बनाई, अवसाद की फ़िल्में बनाई, जो प्यासा और सीआईडी है, जो कहते हैं ना दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, वो बात वहाँ प्यासा और कागज़ के फूल दोनों जगह दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि ये दोनों क्लासिक फ़िल्में हैं। इन फ़िल्मों के बारे में बहुत बाद में लोगों ने जाना पहचाना। मैं ज़रूर यहाँ पे नसीरुद्दीन मुन्नी कबीर को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगभग री इन्वेंट किया गुरुदत्त को और सारी दुनिया उनके बारे में जान पाई। नहीं तो उसके पहले आप देखें ये फिल्में आई थी हमारे बीच में, लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं होती थी। और एक स्कॉलर आता है, एक क्रिटिक आता है, वो कैसे अपने समय के एक मशहूर फिल्मकार को की खोज करता है और उसको हमारे सामने उद्घाटित करता है और फिर सब कोई मानने लगते हैं कि हाँ, गुरुदत्त एक ऐसे कद्दावर फिल्मकार हमारे बीच रहे हैं जिनकी उनके जीवन काल में कोई तारीफ नहीं हो सकी। मुझे अभी तक केवल एक फिल्मकार मिले हैं जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदत्त की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बहुत मनोरंजक फिल्में बनाते हैं वो, और उन्होंने कहा कि इसलिए पसंद नहीं है कि उनको देख के मैं दुखी नहीं होना चाहता है।
ये एक थॉट हो सकता है और ऐसे कुछ एक और लोग हो सकते हैं। बावजूद इसके, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में से एक फिल्म प्यासा मानी जाती है, और मैं तो हमेशा जब भी जाता हूँ बच्चों से पढ़ाने या बताने या शेयर करने के लिए, मैं यही कहता हूँ कि तुम इसलिए गुरुदत्त को महान मत मानो कि हम कह रहे हैं या दुनिया कह रही है। हमेशा गुरुदत्त को देखो, समझो, और मेरा मानना है कि गुरुदत्त को आप जितनी बार देखेंगे उतने उसके लेयर्स निकल के आएंगे। मेरे एक दोस्त कहा करते हैं कि ऐसा परतदार फिल्मकार हिंदी फिल्मों में नहीं आया है, और हर बार आप किस मानसिकता में हैं और किस मानसिकता से उनकी फिल्म देख रहे हैं, उससे उस फिल्म की एक नई परत खुल के सामने आती है। और ये बहुत बड़ी विशेषता किसी भी फिल्मकार की हो सकती है। संभवतः कमलेश पांडे जी इसका समर्थन करें, क्योंकि वो खुद फिल्म लिखते हैं और वे भी जानते हैं कि उनकी फिल्मों की कितनी व्याख्याएं हुई हैं, जितनी व्याख्याएं उन्होंने लिखते हुए नहीं सोची होगी। दर्शक नए अर्थ ले आता है, दर्शकों के साथ फिल्में बड़ी होती हैं। दर्शक ही होते हैं जो फिल्म को बड़ा करते हैं, फिल्मकार को बड़ा करते हैं। जी अमिताभ। हाँ, बहुत सही जगह आपने छोड़ा है कि दर्शक फिल्मकार को बड़ा करते हैं, दर्शक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुरुदत्त का सिनेमा जो है, क्योंकि आप सब लोग तो खैर काफी सिनेमा देखते, पढ़ते, सुनते, विश्लेषण करते रहते हैं। सतीश रे की टिप्पणी मुझे याद आ रही, जो उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत का जो दर्शक है वो बहुत ही अनएजुकेटेड किस्म का है। वो सिर्फ जो है वो मनोरंजक किस्म का सिनेमा, यानी नाच गाना ये सब देखना पसंद करता है। वो गंभीरता पसंद नहीं करता है। शायद उनकी अपनी जो फिल्मों का कंटेंट था और उसको मतलब बांग्ला दर्शक से बाहर जो उसको स्वीकृति या अस्वीकृति मिली होगी, उसके आधार पर उनकी टिप्पणी थी। लेकिन जैसा कि कागज के फूल के बारे में हम सब जानते हैं कि वो फिल्म जब रिलीज हुई सिनेमा हॉल में, कमलेश जी बता रहे थे कि लोग वो कुर्सियां तोड़ रहे थे, तो फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत बुरी तरह असफल हुई बॉक्स ऑफिस पर। और उन गुरुदत्त ने बहुत दिल लगा के बड़ा पैसा खर्च करके वो फिल्म बनाई थी, लेकिन असफल रही। उसके बाद वो इतनी बुरी तरह हिल गए थे कि उन्होंने डायरेक्शन कभी किया ही नहीं। और उसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ रहा है, जिसका जिक्र विमल मित्र, जिनकी कहानी पर साहब बीबी और गुलाम फिल्म बनी, इनके उपन्यास पर, उन्होंने अपनी किताब में उस किस्से का जिक्र किया है कि गुरुदत्त ने जब ये फिल्म बनाई साहब बीबी और गुलाम, और उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई, तो जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद किसी एक दिन कभी शायद वो क्यासिफ के घर गए। क्यासिफ की फिल्म मुगले आजम उन दिनों रिलीज हुई थी और मुगले आजम पर तारीफों के और मतलब शोहरत के और पैसे की बारिश हो रही थी उन दिनों। तो क्यासिफ ने गुरुदत्त से कहा कि भाई तुमने अगर इस फिल्म को थोड़ा सा मतलब सुखांत यानी कर दिया होता, यानी इसका अंत ऐसा कर देते कि भाई मियाँ बीवी दोनों मिल जाते हैं और छोटी बहू शराब पीना छोड़ देती है, तो बहुत अच्छा होता, फिल्म फिर अच्छा पैसा कमाती। अब आप सोचिए कि गुरुदत्त को ये सलाह दे रहे हैं क्यासिफ, जिनकी फिल्म झमाझम पैसा बटोर रही थी उस वक्त, और क्यासिफ के आंगन में मतलब भीड़ लगी हुई थी तमाम तरह की शोहरत की और हर चीज की। तो गुरुदत्त बहुत हिल गए। उन्होंने सोचा कि मतलब मैं कागज के फूल में जितना नुकसान उठाया है, चौदहवीं का चांद से कुछ भरपाई हुई है, लेकिन ये कि अगर ये फिल्म पिट गई साहब बीबी और गुलाम तो क्या होगा। तो उन्होंने अबरार अलवी से कहा कि भाई क्या इसका कुछ किया जाए। अबरार से उनकी झड़प हुई काफी। अबरार अलवी, जिनका कि नाम इस फिल्म के निर्देशक के तौर पर जाता है, जो कि उनकी फिल्मों के पटकथा लेखक हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, चलो कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं। और फिर मजेदार बात है कि वो उन्होंने बाकायदा मीना कुमारी को और वहीदा रहमान को इत्तला दी कि भाई जो है कुछ हिस्से इसके फिल्म से शूट किए जाएंगे फिर से। जब दोबारा क्यासिफ के पास गए तब भी उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि फिल्म की रिपोर्ट जो है ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लेकिन अगर तुम इसको चेंज कर दो तो थोड़ा ठीक रहेगा। फिर वो सोचने लगे कि क्या करें। अल्टीमेटली जो बात अभी मैथिली जी ने कही और जो बात कमलेश जी ने भी कही, परफेक्शनिस्ट वाली बात, तो वो चूंकि इस हद तक कुछ अपनी धुन में रहते थे और बड़े जिद्दी किस्म के आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बदलूंगा। सब कुछ हो जाने के बाद फिर उनका नहीं, इसका अंत में बदलूंगा नहीं बदलूंगा। लोग देखने आए चाहे ना देखने आए, मेरा भी अपना एक कन्विक्शन है, मेरा भी अपना एक विवेक है निर्देशक के तौर पर, और मेरा मानना है कि ये जो कहानी जिस तरह से लिखी गई है, जैसे प्रस्तुत किया गया है, उसकी त्रासदी, छोटी बहू की त्रासदी, उसको मैं वैसे का वैसा दिखाऊंगा। और साहब आप उसके बाद की हिस्ट्री हम सब लोग जानते हैं कि साहब बीबी और गुलाम न सिर्फ उसको क्रिटिकल अक्लेम मिला, यानी उसको प्रशंसा मिली, बल्कि वो बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत हिट रही, उसने पैसे भी खूब कमाए और उसको 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले।
तो गुरदत्त का ये जो कन्विक्शन था, खुद गुरदत्त को निर्माता के तौर पर उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, अबरार अलवी को निर्देशन के लिए मिला, मीना कुमारी को एक्टिंग के लिए मिला और वीके मूर्ति को छायांकन के लिए मिला था। तो ये जो चीजें थी, ये अपने आप में बहुत एक उस आदमी की जो कन्विक्शन था फिल्म मेकिंग को लेके और पैशन था कि नहीं, जैसा मैंने सोचा है वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ किसी त्रासदी के बारे में तो उसको वैसा ही होना चाहिए। फराक साहब, मैं आपके पास आता हूँ, और चूंकि त्रासदी पर हमने बात कही है, तो हम जानते हैं कि प्यासा फिल्म के लिए गुरदत्त अभिनय नहीं करना चाहते थे। वो पहले दिलीप कुमार के पास गए थे, ये बहुत मशहूर कहानी है, और दिलीप कुमार ने कुछ हिचकिचाहट के बाद जो है वो फिल्म नहीं की और मजबूरन गुरदत्त को करना पड़ा, और उसके बाद की तो खैर कहानी इतिहास है। आज हम सब जानते हैं कि गुरदत्त का अभिनय उस फिल्म में जो है वो अविस्मरणीय अभिनय है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बात मैं प्यासा के संदर्भ में कमलेश जी ने शुरू में कही कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो एक ऐसा समाज जिसमें जहां की राजनीति और जहां की सामाजिकता, जहां के परस्पर संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर निर्भर हैं, जहां शोहरत का कोई मतलब नहीं है, वो एक बहुत ही वक्ती चीज है, बहुत टेम्परेरी चीज है। गुरदत्त इस चीज को समझते थे और कागज के फूल में उन्होंने इसको दिखाया भी। क्या आप मानते हैं कि जैसे कि प्यासा को कहा जाता है कि वो नेहरूवियन जो एक सोशलिज्म था और नेहरू की जो राजनीति थी, उसका एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक है, क्योंकि उस फिल्म में शाहिर का जो गाना था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो उस वक्त लिखा गया जबकि आजादी के सिर्फ 10 बरस हुए थे, और वो नेहरू जी उस वक्त पूरी दुनिया के हीरो थे, भारत के तो हीरो थे ही। तो वो जो इतना तगड़ा क्रिटिक किया उन्होंने नेहरू का, क्या आपको लगता है कि वो जो परिस्थितियां थी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो उस समय से लेकर के आज तक आप उसमें आप क्या देखते हैं और गुरदत्त के सिनेमा को कहाँ फिट करते हैं उस खांचे में आप? पहले तो आपकी इस आखिरी बात से शुरू करता हूँ। ये जो नज्म है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मतलब कम से कम 57 में लिखी गई थी या 56-57 में लिखी गई, तो उससे पहले लिखी गई थी। ये उनकी चकला नाम की एक नज्म थी शाहिर की, वो उन्होंने इस्तेमाल की थी, और इस फिल्म के लिए उसके जो कहना चाहिए कि शब्द बदले थे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही उर्दू थे, तो इसलिए जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है, ये पंक्ति उस मूल नज्म में नहीं है, ये फिल्म में है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपने जो कही कि ये नेहरू के समाजवादी दौर की आलोचना है, ये भी सही नहीं है। नेहरू के समाजवाद की आलोचना नहीं है, नेहरू के समय की आलोचना है। नेहरू खुद भले ही उसे समाजवादी होने का दावा करते हों, लेकिन वो दरअसल एक पूंजीवादी समाज ही था, और उसी का क्रिटिक है ये। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नेहरू के तथाकथित समाजवादी समाज की आलोचना है, लेकिन वो समाजवाद नहीं है, वो पूंजीवाद है, और उसी की आलोचना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी इन 3 फिल्मों को बनाती है, खासतौर पर जिनकी हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, वो यह है कि आप देखेंगे कि इन तीनों के केंद्र में कलाकार है। पहली फिल्म प्यासा एक शायर है, एक कवि है। दूसरी फिल्म है उसमें एक फिल्मकार है, और तीसरी जो फिल्म है उसमें वो एक आर्किटेक्ट है। ठीक है, और फर्क यह है कि तीसरी फिल्म जो है उसमें पास्ट को पेश किया गया है, पास्ट की आलोचना की गई है। और बात पहली दोनों फिल्में प्यासा और कागज के फूल, उसमें उनका अपना समय है, उनका अपना समय है, और फिल्म में जो 2 कलाकार हैं उनका अपना समय है। आप चाहें तो ये दोनों कलाकारों को गुरुदत्त के अपने जीवन से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नसीम कबीर ने लिखा है, नसीम कबीर ने, कि वो वास्तव में फिल्मकार ही नहीं थे, बल्कि एक फिल्मकार के रूप में कवि थे। वो कवि की जो संवेदनशीलता होती है, वो संवेदनशीलता आप इन तीनों फिल्मों में देख सकते हैं। वो वास्तव में एक ऐसी फिल्म है
जिसे एक अर्थ में एक पोएटिक फिल्म कह सकते हैं। और इसी रूप में उसकी खूबसूरती और इसी रूप में उसकी कामयाबी है, और इसी रूप में वो बॉक्स ऑफिस पर कागज के फूल उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन जिसे बाद में एक्सेप्ट किया। होता है बहुत सारे कवियों को, हिंदी के ही बहुत सारे कवियों के बारे में हम जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी पर बहुत उपेक्षित रहे, लेकिन उसके बाद में मुक्तिबोध इसके उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो बाद में बहुत कामयाब हुए। मेरा अपना विचार है कि इन तीनों फिल्मों को इस रूप में देखा जाना चाहिए। खास तौर पर पहले 2 फिल्मों की मैं बात करूं कि एक कवि एक ऐसे समाज में जहां पर पैसा ही सब कुछ है, जहां पैसे से रिश्ते तय होते हैं, वहां पर एक कवि के सामने जो संकट आता है जीवन का, वो संकट जो है, वो पीड़ा जो है, वो उसका ठुकराया जाना जो है, तो उसको जब वो कभी इस प्यासा फिल्म में जब वो प्रकाशक के पास जाता है और कहता है कि मेरी ये कविताएं हैं छापने के लिए, तो उसे कहता है कि नहीं, तुम प्रेम और हुस्न की, इश्क और हुस्न की कविता लिखो, तुम्हारी ये कविताएं कौन छापेगा। आप देखेंगे कि वह दुनिया को जिस नजरिए से देख रहा है, जिस तरीके से देख रहा है, उस तरीके से दुनिया नहीं है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है जो उसकी इस फिल्मों में देखते हैं। वो व्यक्तिगत स्तर पर भी है, व्यक्तिगत स्तर पर इस रूप में है कि जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं, वो लड़की इसलिए उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि जिंदगी में केवल प्यार से जिंदगी नहीं चलती, और वो कहती भी है उसे, माला सिन्हा। तो इस रूप में, और तब उसे शरण कौन देता है, तब उसको प्यार कौन देता है, एक जो खुद परित्यक्त है समाज के अंदर। तो एक कवि और एक तवायफ, ये एक तरह से तो आप देखेंगे कि पूरी फिल्म जो है वो उस समय की, वह समय जो आजादी का सिर्फ 1 दशक हुआ है, उस समय की एक बहुत तीखी, संवेदनशील, गंभीर आलोचना है, और इसी रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय की, जब नेहरू जो है, वो नेहरू के समय को काफ़ी पॉजिटिव ढंग से लिया जाता था, काफ़ी उस दौर को बहुत ही कहना चाहिए कि इस रूप में लिया जाता था कि हमें आगे बढ़ना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जो फ़िल्मकार फ़िल्म बना रहे थे, वो लगातार इस तरह का क्रिटिसिज्म पेश कर रहे थे। ठीक इस तरह का नहीं, मेरे ख्याल क्रिटिसिज्म और फिल्मों में भी था। अगर आप राज कपूर की फिल्में देखें, आप बिमल रॉय की फिल्में देखें, उन सब की फिल्मों में आपको ये क्रिटिसिज्म दिखाया ही देगा। लेकिन जिस क्रिटिसिज्म के अंदर जितनी गहरी संवेदनशीलता हमें दिखती है, जिसमें व्यक्ति की पूरी, कहना चाहिए कि एक वजूद जो है, वो उसका अस्तित्व जो है एक संकट में नजर आता है, वो, और उसे समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में कैसे जिया जा सकता है। और इसलिए वो आपको ध्यान होगा कि प्यासा में भी वो चला जाता है अकेला ही। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये अंत शायद ठीक नहीं है, और तब वो फिर गुलाब और वो गुरुदत्त यानी विजय, वो दोनों जाते हैं उस तरफ जो मालूम नहीं कि वो कहाँ है। तो एक तरह से ये जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कागज के फूल में भी ऐसा ही है। कागज के फूल में अंततः उस एक तरह का, मतलब एक तरह से देखें तो इन तीनों फिल्मों के अंदर एक तरह की आत्महंता, अ, अगर मैं दूधनाथ सिंह का शब्द इस्तेमाल करूं तो एक तरह की आत्महंता आस्था है, जीवन के प्रति आस्था है, लेकिन सुसाइडल। एक तरह से कि ये दुनिया इस तरह की नहीं है जिसमें जी सके। तीसरी फिल्म में सिर्फ ये होता है कि वहां पर उनका कवि चूंकि फ्यूडल सोसाइटी की आलोचना कर रहा है, इसलिए वह जगह जो पहले गुरुदत्त के पास थी दोनों फिल्मों में, वो उस छोटी बहू के पास चली गई। यानी कि छोटी बहू की पीड़ा जो है सामने आती है, और छोटी बहू का वैसा ही अंत होता है। वहां वह आत्महत्या नहीं करती, लेकिन अंत हो जाती है, लेकिन वो भी मिसफिट है। लेकिन वहां पर पूरे फ्यूडलिज्म का जो जो पतनशीलता है, जो डिकीडेंस है उसकी, वो डिकीडेंस
लगातार बराबर सामने आता है और उस डिकेडेंस के बीच में एक स्त्री की स्थिति कितनी भयावह है उसको वो दिखाते हैं। मेरा अपना विचार है कि ये फिल्में महान इसीलिए है कि वो केवल व्यक्तिगत त्रासदी के तौर पर सामने नहीं आती, बल्कि अपनी समय की त्रासदी के तौर पर भी सामने आती है और इसी कारण से वो बहुत गहरे रूप में विचलित करती है और आज भी करती है। और आज अगर हम देखें तो मुझे ये लगता है, ये आखिरी बात कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो क्रिटिसिज्म उन्होंने पेश किया उसके बावजूद उस क्रिटिसिज्म की वह समय, नेहरू का समय जो था वो क्रिटिसिज्म की छूट देता था, वो उस क्रिएटिविटी की छूट देता था। आज हम ऐसे समय में हैं, न तो वो क्रिटिसिज्म संभव है न उसकी छूट संभव है और इसलिए न हमारे पास प्यासा है, न साहब बीबी और गुलाम है और न कागज के फूल और न गुरुदत्त। और न बहुत अच्छी बात कही परख साहब आपने। कमलेश जी आपके पास दोबारा आता हूँ, जहां पर